हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो पुणे सर की पाठशाला में हम लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की लास्ट एक्सरसाइज। क्या लेके आ गए भाई? लास्ट एक्सरसाइज 3.4 के अभी 3 क्वेश्चन है। हो सकता है आज पूरी एक शॉर्ट में हमने जो वादा किया था कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, आज वो कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहली चीज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो देखो यार, ट्रू और फॉल्स बताना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। लेकिन क्यों? ये रीजन अगर आपको पता चल गया तो आपके सारे कंसेप्ट बहुत शानदार बैठ जाएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको इस लेक्चर से पहले सारी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, सारे क्वाड्रिलेटरल की फैमिली के, जो मैंने आपको शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताई थी। सारे प्लेलिस्ट है, देख लेना। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो यार देखो, सबसे पहली चीज तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बताते हैं। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, बोलो हाँ या ना, है ना। लेकिन रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड ही बराबर होती हैं। तो पहली कंडीशन में फेल हो गई है। कैसे? कि भाई ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। क्या ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल? पॉसिबल। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से ये आंसर क्या होगा, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। तो इसके आगे लिख दें कि नहीं लिखें? देखो देखो, समझ में आना चाहिए। एक मिनट, मिटाने वाला कहां है? हाँ, ये रहा। समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। क्या ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? ट्रू। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी तो है, लेकिन सारी नहीं है। और अगर सारी होंगी, इट मींस दैट इफ अ रेक्टेंगल कंसिस्ट all properties of square, then we can say that all rectangles, all ही है ना, हाँ, all rectangles are square। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर नहीं है ना। उल्टा बोल दिया। अरे बच्चे, रेक्टेंगल अगर स्क्वायर है तो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? 4 साइड इक्वल, 4 साइड इक्वल, 4 एंगल्स इक्वल, 4 एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, अब रेक्टेंगल के अंदर यही खेल हो गया ना, ऑपोजिट साइड इक्वल। और स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल के पास स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी, इसलिए क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। समझ में आया? अब है ट्रू और फॉल्स को समझना। अगर समझ में आ गया तो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और कंसेप्ट अगर बिल्ड हो गया तो बेटा 9th के लिए, 10th के लिए, बड़ी बड़ी क्लासेस के लिए आप लोग तैयार हो रहे हो, और मैं तैयार ही कर रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे? ट्रू। अरे यार, पैरेललोग्राम का सबसे पहला बच्चा था स्क्वायर, दूसरा बच्चा था रेक्टेंगल, और तीसरा कौन था? रोम्बस। काइट तो क्वाड्रिलेटरल था, तो रोम्बस था ना। तो क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन क्या सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, और रोम्बस भी होता है। अब रोम्बस के अंदर ना ही स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पूरी पूरी हैं, ना ही रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी पूरी पूरी है। इसलिए हम रोम्बस को सारे पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, ट्रू है। यानी इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर एंड रोम्बस, सॉरी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो पहले एक काम करते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अभी देखो मजा आ जाएगा। फिर बनाते हैं कि रेक्टेंगल, और फिर बनाते हैं कि रोम्बस। देखो, अब सबकी सेपरेटली प्रॉपर्टीज लिखूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। ऑल साइड्स इक्वल,
ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। तीसरा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। सारी प्रॉपर्टीज लिख लो, मजा आ जाएगा। और डायगोनल्स बराबर भी होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ये याद कर लो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में ये भी यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। ये याद कर लेना, बार बार नहीं लिखूंगा। लिख दूं क्या? चलो लिख दूंगा, अगर मन करेगा तो। अब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज लिखो दिमाग में लिखो। अपोजिट साइड इक्वल, अगर ऑल साइड बराबर हैं तो क्या अपोजिट साइड बराबर होंगी? हाँ। अच्छा, सारे एंगल बराबर, हाँ, तो इसमें भी सारे एंगल बराबर। भाई अगर ऑल साइड बराबर है तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, यानी इसके अंदर रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तो आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी भी आ गई कि एंगल्स भी इक्वल। रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक्स्ट्रा है लेकिन है। तो इसके बाद डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की? है। तो क्या एक स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं? हाँ, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, सारे। कंफ्यूज नहीं होना यहीं इसलिए तो मैं ट्रू और फॉल्स समझा रहा हूं। ट्रू और फॉल्स समझाने का मेन मतलब ये है कि ये ट्रू और फॉल्स लिखवाना तो बड़ा इजी है, आप कॉपी में पीछे किताब में आंसर दिए हुए हैं, सब कर लो, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ही तो इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्या स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हैं? है। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकता हूं, यानी हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। लेकिन क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है? नहीं। अब सुनो, इसकी प्रॉपर्टीज बात करते हैं। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे? अबे जब सारे ही बराबर होंगे तो अपोजिट ही बराबर। इसको समझो, क्योंकि पैरेललोग्राम में या रोम्बस में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये 90 का तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो अपोजिट तो ऑलरेडी बराबर हो गए ना। अगर सारे बराबर तो अपोजिट बराबर। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स आर बराबर। डायगोनल्स इक्वल होती ही नहीं है, तो इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस है? हाँ। क्या हर रोम्बस एक स्क्वायर है? पॉसिबल नहीं है, कह नहीं सकते। हर एक स्क्वायर रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ट्रू, 100% ट्रू। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स। ये तो सिंपल सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम की फैमिली का ही था। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर जितने भी होंगे सारे पैरेललोग्राम होंगे, सारे ही पैरेललोग्राम होंगे, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन ये वही चीज को मना कर रहा है, फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सारी काइट रोम्बस हैं? देखो, रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन काइट के एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं। क्या काइट के सारे साइड बराबर होते हैं? नहीं। तो क्या काइट की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में है? नहीं। इसलिए काइट रोम्बस नहीं है, सारी काइट रोम्बस नहीं है। क्या सारे रोम्बस काइट हैं? कैसे? अब वो बात करते हैं। देखो, ट्रू तो है, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी काइट में है। काइट की प्रॉपर्टी क्या थी? काइट की प्रॉपर्टी एडजेसेंट साइड इक्वल, तो भाई इसकी भी एडजेसेंट साइड इक्वल। काइट की एक और प्रॉपर्टी थी, वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर एट 90 डिग्री। तो देखो, वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर डायगोनल एट 90 डिग्री, और एडजेसेंट साइड बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो गए। तो क्या सारे रोम्बस काइट हैं? ट्रू। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? तुमको भी नहीं आया? देखो यार, क्या रोम्बस के पास काइट की सारी प्रॉपर्टी है? हाँ या ना? अरे है ना। काइट के पास रोम्बस की प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन रोम्बस के पास काइट की सारी प्रॉपर्टी है। काइट की प्रॉपर्टी एडजेसेंट साइड इक्वल, इसकी भी एडजेसेंट साइड बराबर, क्योंकि सारी साइड बराबर, सारी बराबर तो एडजेसेंट बराबर। अच्छा, वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर डायगोनल एट 90 डिग्री, वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर एट 90 डिग्री, लेकिन यहां तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या पहली वाली एक को तो कर देगी ना? यहां पर भी एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही है, यहां भी एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही है ना? अब अपोजिट एंगल्स, इसका एक पेयर बराबर है, इसका भी एक पेयर बराबर है। वैसे तो दोनों ही बराबर है, लेकिन
क्या रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज हैं? हाँ है, यानी रोम्बस, ऑल रोम्बस आर काइट, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। देखो यार, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होंगे कि नहीं होंगे, इसको समझने के लिए पहले प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। इतने दिनों से हर एक वीडियो में मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, इसमें भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो पैरेललोग्राम की सारी पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट पेयर्स टू बोथ द पेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट, सॉरी अबाउट द राइटिंग, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स बराबर, यानी एंगल A बराबर एंगल C और एंगल D बराबर एंगल B। चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तो हो गई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब किसकी बात कर लें? जिसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम में इसके पहले जो क्वेश्चन करे थे अपने एक्सरसाइज में, वो यही थे कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी नहीं, इस क्वाड्रिलेटरल के केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर, दोनों नहीं, इसमें तो दोनों होते हैं, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, यानी AB पैरेलल टू DC। ये जरूरी नहीं है, बस तो ट्रेपीजियम है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ है। क्या इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है? इसकी तो दोनों ही है। जब इसके अंदर ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी है, यानी हर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है, यानी ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। गुड। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। जब पैरेललोग्राम सारे ट्रेपीजियम है तो स्क्वायर भी ट्रेपीजियम होगा, यानी ट्रू, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। खत्म? अरे खत्म होगा, मैं तो सोच रहा था और आएंगे क्वेश्चंस। चलो लिख लिए, समझ में आया? मिटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, बहुत शानदार। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। तो सबसे पहला है, 4 साइड्स आर इक्वल, है ना, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सारी साइड बराबर हो तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में 3 बच्चे, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। पैरेललोग्राम के 3 बच्चे, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर, यानी सारी साइड बराबर नहीं। सारी साइड किस किस की बराबर होती हैं? तो पहला तो हो गया स्क्वायर, शाबाश, और दूसरा हो गया इसी का भाई जो टेढ़ा था, रोम्बस। याद करो, टेढ़ा था थोड़ा, इसको थोड़ा घुमा दिया था अपन ने, तो यानी हो गया ये ABCD एक स्क्वायर है इसका आंसर, और एक है रोम्बस। रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होती हैं, और ये दोनों ही क्या हैं? बहुत शानदार, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं। आपको दिख रहा है? ठीक है, बहुत शानदार। इसके बाद है 4 साइड बराबर, 4 एंगल्स बराबर। तो दूसरा है 4 एंगल्स बराबर। तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल जिनके 4 एंगल्स बराबर होते हैं? बताओ, तुम ही बता दो। एक तो स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर के चारों एंगल भी बराबर, चारों साइड बराबर। रोम्बस के चारों एंगल बराबर नहीं होते यार, सारे साइड बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब चारों एंगल बराबर होना चाहिए, तो रेक्टेंगल होता है ना भाई। ये लो, तो एक हो गया स्क्वायर और एक हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, आया समझ में? नहीं समझ में आया? डाउट है क्या भाई? तुम लोगों को डाउट है तो सुन लो भाई। चारों एंगल बराबर, जब चारों एंगल बराबर तो स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है, ठीक है, तो चारों साइड जिसमें बराबर तो रोम्बस और स्क्वायर, और एंगल बराबर तो स्क्वायर तो है ही, रेक्टेंगल साथ में आ जाएगा। रोम्बस चारों साइड बराबर होती है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, चारों एंगल बराबर
नहीं होते रोम्बस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बहुत जल्दी निपटा देंगे आज एक्सरसाइज। ओके, अरे फॉल्स, अच्छा ये क्या था, स्क्वायर और रोम्बस, हाँ ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, TRUE, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। तो देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है। अरे क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि उसके चारों इसके पास चारों साइड्स होती हैं, 4 साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो पहला है बिकॉज अ स्क्वायर हैव 4 sides, therefore it is a quadrilateral. Second question, how a square is a parallelogram, because it has its opposite sides parallel, opposite sides are parallel। अगर पैरेलल हो गई अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम भी तो होता है, और स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। थर्ड, rhombus, because it consists all the properties of rhombus, because it has all the properties of, हाँ स्क्वायर के अंदर, ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर के अंदर। और चौथा, क्योंकि इसके पास रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज it has, very good, it has all the properties of good rectangle। क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है तो एक रेक्टेंगल की। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, काइट भी है, सभी है। इट इज मल्टी टैलेंटेड, द स्क्वायर इज मल्टी टैलेंटेड इन क्वाड्रिलेटरल्स फैमिली, ठीक है। वो सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, सारी प्रॉपर्टीज है, सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं। अब उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मैंने वादा किया था कि एक टेक में खत्म करूंगा ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश, और ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। टेस्ट जिसको देना हो बिल्कुल कमेंट कर देना कि सर हाँ हम इस चैप्टर का टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। चलो, तो है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। तो भैया क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, वो तो सबसे पहला ही मैंने बताया था पैरेललोग्राम, ABCD। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, तो सबसे पहला आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारे पैरेललोग्राम्स की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, यानी इसको समझ लो, बाइसेक्ट मतलब ये AO बराबर OC एंड BO बराबर OD, BO बराबर OD, ठीक है। इसमें भी और क्वाड्रिलेटरल्स यानी और पैरेललोग्राम्स थे। तो एक हो गया स्क्वायर, दूसरा हो गया रेक्टेंगल। सब प्रॉपर्टीज का खेल है, अगर प्रॉपर्टीज याद है ना बच्चों तो फिर तो खेल है सवाल का। और इसके बाद है लास्ट रोम्बस। रोम्बस की भी डायगोनल क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। एक्चुअली में समझना सिर्फ ये था कि पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम्स की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, हाँ। तो सारे पैरेललोग्राम्स की फैमिली में 3 लोग भी तो आते हैं, तो उनकी भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी, 100% ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। अब है खेल भाई, मैंने बताया था कि एक स्क्वायर की डायगोनल एक दूसरे को काटती भी हैं, बाइसेक्ट भी करती हैं और 90 डिग्री पे काटती हैं, यानी दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी एक तो हो गया स्क्वायर की डायगोनल, और इसी के जैसा एक और था लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा था, रोम्बस। गुड, तो रोम्बस की डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री। तो दूसरे का आंसर है रोम्बस एंड स्क्वायर। पहले का आंसर है, ये है सेकंड वाले का और ये है फर्स्ट वाले का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए का आंसर है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो ये चारों ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं। और फिर दूसरे का है स्क्वायर और रोम्बस। तीसरा आर इक्वल, तो तीसरा है आर इक्वल, ये सी वाला। तो अगर डायगोनल्स इक्वल की बात करें तो स्क्वायर की तो होती हैं इक्वल,
और प्रॉपर्टीज में हमने रेक्टेंगल की डायगोनल्स को भी इक्वल बताया था। तो रेक्टेंगल्स की डायगोनल भी, सारे रेक्टेंगल्स की डायगोनल्स क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती भी हैं लेकिन इक्वल भी होती हैं, बाइसेक्ट भी करती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। चलो लिख लिया, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया था, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन, बहुत खूबसूरत से है, जिसका दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम क्या है यश? बहुत शानदार, एनीबडी कैन डांस, है ना, एनीबडी कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। अब वो कह रहा है कि वाई इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 साइड है, 4 एंगल है, 2 डायगोनल है। ये कॉन्वेक्स इसलिए है, मैंने बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल या क्लोज फिगर कॉन्वेक्स फिगर तब कहलाता है जब उसके इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे हों। सभी इंटीरियर एंगल्स अगर 1 से, कोई सा भी अगर एक भी इंटीरियर एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया तो वो कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। क्या कहलाएगा? कॉनकेव। लेकिन कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में 180 से छोटा होना चाहिए। तो क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं जो कि 180 से छोटे हैं, बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर all angles of a rectangle is measure 90 degree which is less than 180, less than 180, therefore the quadrilateral is convex, is a convex quadrilateral, not a concave. तो why it is a convex? Because it's all the angles are less than 180 degree. आखिरी सवाल इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, ठीक है। तो आखिरी सवाल भी ले ही लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 वो बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। चलो ABC राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल B पर ही होना चाहिए, ठीक है। ये है B, ये है C और ये है A। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने कहा O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी B के अपोजिट जो है वो एक मिड पॉइंट है, O एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A से भी इक्वी डिस्टेंस होगा, B से भी, C से भी और B से भी, यानी ये इक्वल टू ये, ऐसा बोल रहा है। क्या करें? देखो किताब में एक बहुत प्यारी सी हिंट दी है, अगर वो हिंट नहीं भी होती तो तुम समझ जाते। पूछो कैसे? देखो इसको एक्सटेंड करो और इसको भी एक्सटेंड करो और इसको भी एक्सटेंड करो, जो बन के आएगा ना सामने वो एक रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी बराबर होती हैं, डायगोनल्स भी बराबर, देखो ना ये 90 डिग्री है और सामने वाला भी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल। मतलब एक कुछ मत करो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। अगर BC के पैरेलल और AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 का ये भी 90 का, तो 100% ये भी 90 डिग्री के होंगे सारे। अब सिंपल सी बात है कि एक स्क्वायर की डायगोनल्स बराबर भी होती हैं और बाइसेक्ट भी करती हैं। यानी अगर मैं बात करूं AC बराबर BD के, अगर ये D है, AC बराबर BD है, तो आधा ऑफ AC विल बी इक्वल टू आधा ऑफ BD, यानी हाफ ऑफ AC इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ AC कितना है? हाफ ऑफ AC AO है, और हाफ ऑफ BD कितना है? OB। तो क्या AO बराबर नहीं हो जाएगा OB के? तो इसका मतलब AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB, देयरफॉर O is equidistance from A, B and C। ठीक है,
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लेक्चर पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं। पुनीत सर की पाठशाला इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं, उस पर भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख के भेज रहे हैं। और जो भी डाउट्स हैं मुझे डायरेक्ट भेज रहे हैं। अगर आपको भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो। @पुनीत सर की पाठशाला इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लिया है। और यार बच्चों, साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। मैं एक स्टेटस डाल रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि वीडियो बना ही रहा हूँ तो वीडियो में बता दूंगा। साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। साइंस का पहला चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल एकदम बेसिक से मज़ा आ जाएगा तुमको। और क्या बोलूँ, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे, रैशनल नंबर या नंबर सिस्टम, जो भी है चैप्टर का नाम। तो फर्स्ट चैप्टर लेके आएंगे और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।